मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सीटेट सन 2014 में पूछे गए उर्दू के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। इससे रिलेटेड पिछले साल के कुछ और क्वेश्चन पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर, जो कि सन 2014 में पूछा गया था, उसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला सवाल है। हो सकता है कि सवाल जो है वो बहुत साफ न हो और आपको देखने में दिक्कत महसूस हो रही हो, तो मैं इसको जूम किए देता हूँ। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को सही कर लीजिए। यहाँ पे पहला सवाल ये है कि आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। यानी कि जो लर्नर्स होते हैं वो नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ऐसा समझा जाता है। तो ज़बान की क्लास रूम में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? एक क्लास रूम में जिसमें बच्चे खुद से नॉलेज को सृजन करें, ऐसा माहौल कैसे बनाया जा सकता है? किस एक्टिविटी के ज़रिए बनाया जा सकता है? ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तअस्सुरात से आगाह करे। यानी कि एक टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे दे और उसके काम की निगरानी करे और उसको हमेशा गाइड करता रहे और उसे जाके अपने जवाब बताता रहे। तो क्या इस तरह से बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं कर पाएंगे? या फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने पे आमादा किया जाए। यानी कि जो ज़बान बच्चों को सिखाई जा रही है उसके ज़्यादा से ज़्यादा मुताले पे बच्चों को तैयार किया जाए। क्या इस तरह से बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद से कर पाएंगे या फिर तलबा की सलाहियत के मुताबिक उन्हें आमोज़ी मवाद यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री TLM प्रोवाइड कराया जाए या फिर इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाया जाए ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम में बच्चे नॉलेज को खुद से क्रिएट करें तो आप उनको या तो व्यक्तिगत कोई गतिविधि दे दीजिए या फिर सामूहिक गतिविधि दे दीजिए और तलबा को सीखने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आने का मौका दीजिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। एक दूसरे से जब बात करेंगे और उसी में इज्तिमाई और इनफरादी सरगर्मी करेंगे तो इस तरह से वो नॉलेज को खुद से ही तश्कील दे पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी क्लासरूम बनाना जिसमें बच्चे अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाले बन जाएं, तो उसके लिए हमें इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियाँ करानी पड़ेंगी और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहमी ताउन और शिरकत करने का मौका भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सकें और उसके आदी हो सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना जिसमें जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसको बच्चे आसानी से बिना किसी हेजिटेशन के बोल सकें और उनको हैबिट हो जाए वो लैंग्वेज बोलने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बसरी मवाद इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी कि विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाए या फिर तलबा को कोई भी ज़बान बोलने की छूट दे दी जाए, जो ज़बान वो अच्छे से जानते हैं उनको बोलने दिया जाए? या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान
जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए या वक्फे वक्फे पर तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लैंग्वेज बच्चे को आप सिखा रहे हैं वो उस ज़बान को बिना किसी झिझक के बोल सके और उसका आदी हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर देना है। इस तरह से बच्चे बिना किसी झिझक के वो ज़बान बोल सकेंगे जो वो सीखना चाह रहे हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है। नेचुरली जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, क्या मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देकर सीखते हैं या फिर कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज करके, या वालिदैन की बातें सुनकर, या फिर अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो फितरी ज़बान, जब हम किसी भी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो हम ये देख के सीखते हैं कि कैसे कहा जा रहा है, नहीं बल्कि क्या कहा जा रहा है, इस पर जब तवज्जो करते हैं तब फितरी तौर पर किसी भी ज़बान को सीखते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ की हैयत के बजाय मानी पर तवज्जो देकर हम किसी भी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज कर लें, इस सरगर्मी को क्या कहेंगे। यानी कि रेडियो सुन के नोट्स बना लें। तो ये एक्टिविटी बच्चों से अगर कराई जा रही है तो इसको आप क्या ताबीराती सरगर्मी कहेंगे, मालूमात की मुंतकली कहेंगे, पेश कियासी कहेंगे या फिर याद आवरी कहेंगे। तो रेडियो से आवाज़ सुनकर उसको नोट कर लेना, ये क्या है, मालूमात की मुंतकली है, यानी कि अधिगम अंतरण है, लर्निंग ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो क्या है देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि दर्ज झेल किस्म का सवाल क्लास में डैश की मशक करने के लिए मुनासिब है। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, ये जो सवाल हैं वो किसकी मशक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। पहला सवाल ये है कि आपने पिछले एतवार को अपने जेब खर्च से क्या खरीदा, पिछले संडे को आपने क्या शॉपिंग की अपनी पॉकेट मनी से। या फिर दूसरा सवाल कि आपका शहर या कस्बा किसके लिए जाना जाता है, आपके घर में आप किस तरह मददगार साबित होते हैं, या आप अपने शौकिया कामों के बारे में कुछ बताइए। इस तरह के सवाल आप क्या बढ़ाने के लिए कहेंगे, किसकी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों से करेंगे। क्या वो ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि वोकैबलरी की प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर बोलने की सलाहियत के लिए, लिखने की सलाहियत के लिए, या फिर सुनने की सलाहियत के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग सभी सवालों पे गौर करें तो सभी सवालों का जो जवाब है उसके लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने पिछले इतवार को अपनी जेब खर्च से क्या ख़रीदा, तो आप जो जो खरीदे रहेंगे, परफ्यूम ख़रीदा, ठीक है, जीएफ के लिए गिफ्ट ख़रीदा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपके शहर किस लिए मशहूर है तो आप अपने शहर की खुसूसियत बताएंगे कि हमारे शहर में जो लड़के हैं वो बाइक पे सुबह सुबह घूमते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, हमारे शहर में खाना बहुत अच्छा मिलता है, हमारे शहर की जो खूबसूरती बहुत अच्छी है। इस तरह से बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। आप अपने घर में किस तरह मददगार साबित होते हैं, आप बताएंगे कि मैं फ्रिज में पानी भर देता हूँ, मैं कूलर में पानी भर देता हूँ, मैं मम्मी के साथ मिल के खाना बना देती हूँ। इस तरह से आप बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अपने शौक या काम यानी कि हॉबी जब आप बताएंगे, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको सोना पसंद है, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, बताएंगे तो आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितने सवाल हैं इनसे बोलने की सलाहियत की मश्क हो रही है, यानी कि ये सवाल जो हैं वो क्लासरूम में बोलने की सलाहियत की मश्क के लिए हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि जब तलबा कवायद के उसूलों और ज़बान की साख्त के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि जब स्टूडेंट कवायद के उसूल यानी ग्रामर के जो रूल्स होते हैं
और लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर होती है उसके रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या मालूम होता है, क्या कवायद को उसूल सीखने को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए ये मालूम होता है, या फिर उन्हें मालूम होता है कि कवायद के उसूल बुनियादी तरसील के लिए लाजमी हैं, या फिर उन्हें मालूम होता है कि तहरीर का तर्ज उसूलों के लिए ज़ेर असर होता है, या फिर उसूल के कवायद के तरसील उसूल तरसील और उसकी फ़नकाराना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए लाजमी होते हैं। तो जब बच्चे दोनों के रिलेशन को, कवायद के उसूलों और ज़बान की साख्तों के रिलेशनों को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जो कवायद के उसूल तरसील हैं और उसकी जो फ़नकाराना सलाहियत है दोनों को फ़रोग़ देना लाजमी है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो सवाल है वो क्या है, अगला सवाल यह है कि बाज़ तलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी है, इसलिए पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। अगर मैं लिखने की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे लिखने में प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्या वाज़ह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर तवज्जो देनी चाहिए, या फिर नहवी साख्तों की मश्क पर तवज्जो देनी चाहिए, या कवायद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा की खुद एतमादी पर, यानी कि जो लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसके प्रति बच्चों को आत्मविश्वास दिलाने पे तवज्जो देनी चाहिए, या फिर टीचर को आसान काम और कवायद की कम से कम मश्क कराने पर तवज्जो देनी चाहिए। तो बात हो रही है लिखने में प्रॉब्लम को दूर करने की, तो लिखने में प्रॉब्लम दूर करने के लिए टीचर को वाज़े तरसील के लिए जो ज़रूरी नहवी तसव्वुरात यानी कि जो सिंटेटिक्स कंसेप्ट हैं उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए कि जोड़कर कैसे लिखा जाता है, जैसे काफ है और लाम है और मीम है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से कलम बनेगा। तो ये जो नहवी तसव्वुरात हैं इनको समझाने की कोशिश टीचर को करना चाहिए। जब बच्चे ये समझ जाएंगे तो उनको लिखने में जो दिक्कत और परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कहा जा रहा है कि कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब, यानी कि जो ग्रामर है उसकी टीचिंग सबसे ज़्यादा असरअंदाज कब होती है, क्या जब उस्ताद वक्फे वक्फे से मुख्तसर मुद्दती कवायद के क्लास लेता है, या फिर जब तलबा अपने तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद से ठीक कर लेते हैं तब कवायद की तदरीस कारगर होती है, या फिर उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है तब, या बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले कवायद की मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है तब। तो अगर आप कवायद की तदरीस कर रहे हैं तो फितरी तौर पर कब आपकी तदरीस सक्सेसफुल मानी जाएगी, तो जब बच्चे खुद से ही अपनी गलतियों को ठीक करेंगे ना तभी आपकी जो ग्रामर की टीचिंग है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। यानी कि तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को जब खुद से ठीक करने लगें तब आपकी तदरीस फितरी तौर से कारगर होती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि आमोज़ी तरीक़ों से आमोज़िश से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने में मदद मिलती है, यानी कि जो सीखने के जो तरीक़े हैं उससे सीखने के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाते हैं। तो आमोज़ी तरीक़ा की एक मिसाल क्या है, तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ाकार, या फिर बुलंद आवाज़ में आमोज़िश, या फिर खामोशी के साथ आमोज़िश, या फिर छपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। यानी कि सिखाने की विधि से सीखने से मुताल्लिक़ बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। तो सीखने की विधि की एक जो मिसाल है इन चारों में वो कौन सी है, चौथा वाला ऑप्शन छपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। यानी कि कोई भी चीज़ छपा हुआ है, प्रिंटेड है, यानी कि
कोई जैसे कलम लिखा हुआ है और साथ ही साथ कलम का पिक्चर भी लगा हुआ है, तो ये जो तरीक़ेकार है ना, ये क्या करता है, ये बहुत सारे सीखने से मुताल्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर देता है। तो यहाँ पे आमोसी तरीके की जो मिसाल है वो चौथा वाला ऑप्शन है। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि उस्ताद पौधों के मौजू पे सबक पढ़ाना शुरू करता है। उस्ताद का टॉपिक क्या है, प्लांट्स। फिर वो क्या करता है, फिर वो तलबा से सवालात करता है। उसके बाद तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखने को कहता है। यानी कि पौधा एक टॉपिक चूज़ करता है, फिर तलबा से वो क्वेश्चन करता है, उसके बाद स्टूडेंट का ग्रुप बनाता है और उनको अलग अलग मिर्च की तस्वीर बनाने के लिए कहता है और फिर उसकी लेबलिंग करने को, यानी कि उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखने को कहता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा यानी कि हर ग्रुप का लीडर अपने काम की वजाहत पेश करता है। तो इस काम के दौरान तलबा के साथ क्या हो रहा है, क्या तलबा पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे या फिर काम के तरीक़ेकार या मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल का इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर सिर्फ एक या फिर एक और दो, दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रुप बना के उनको अलग अलग से मिर्च का पौधा बनाने के लिए कहा जा रहा है और उनका अलग अलग नाम, हिस्सों का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है और उस ग्रुप का जो लीडर है वो आके एक्सप्लेन करता है। तो ये तो एक बात ये हुई कि पौधे के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है, पौधे के बारे में उनसे डिस्कशन कराया जा रहा है तो मालूमात भी हासिल की जा रही है और काम का जो मकसद है वो बयान करने के लिए ज़बान को एक ख़ास शक्ल में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक और दो, दोनों सही होगा, यानी कि इस तरह से जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्को की जाती है। यानी कि शायरी पढ़ना और वाक़याती तहरीर पढ़ना ये फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि शायरी में तालिब इल्म से क्या तवक्को की जाती है, क्या तर्ज़ बयान और शायरी के पैगाम की तफ़हीम की तवक्को की जाती है, या फिर ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की तवक्को की जाती है, या फिर सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल की मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ, या फिर जज्बाती रद्द-ए-अमल ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग चौथे वाले ऑप्शन को देखें तो चौथे वाले ऑप्शन में आपको दूसरा वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन मिला हुआ महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, जब शायरी पढ़ने के लिए बच्चों को कहा जाता है तो उनसे तवक्को की जाती है जज्बाती रद्द-ए-अमल की, ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की और मवाद के मफ़हूम को समझने की। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें तालिब इल्म से तवक्को की जाती हैं जब उससे शायरी पढ़ने को कहा जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वह हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिना किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है। यानी कि एक मज़मून में वो हिस्सा जहाँ पे जो मेन जो खुलासा है वो मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहाँ पे मिलता है, क्या तारुफ में मिलता है, इख्तिताम में मिलता है, पैराग्राफ 2 में, या फिर बीच में, वस्त यानी कि बीच में। तो किसी भी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वो हिस्सा जहाँ खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ पेश किया जाता है वो होता है इख्तितामे में। यानी कि जो ख़त्म होता है, इख्तितामिया होता है, वहाँ पे जो अहम तरीन मालूमात होती है वो मिलती है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाए जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। यानी कि क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए
टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का फ़रोग दिया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्ज झेल में कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है। यानी कि तलफ़्फ़ुज़ को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से यहाँ पे 4 मिसालें हैं। कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है। पहली मिसाल है किसी नज़रिए को रिकॉर्ड करके सुनना। जब किसी भी नज़रिए को रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो इससे आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अच्छा होगा, तो ये तो मिसाल अच्छी है। अगला है पावर पॉइंट मुज़ाहरे के दौरान बयान करने का अमल। तो बयान करने से भी आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होता है, तो ये भी एक अच्छी मिसाल है। लेकिन सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, सफ़ेद बोर्ड पे बस आप लिखे जा रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो इससे तलफ़्फ़ुज़ आपका अच्छा होगा? जी नहीं। यही जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही मिसाल नहीं है, अच्छी मिसाल नहीं है। क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाए जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग दिया जा सकता है। इससे मुताल्लिक जो तीसरा वाला ऑप्शन है सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, ये अच्छी मिसाल नहीं है। और अगर मैं रोल प्ले की बात करूँ तो रोल प्ले तलफ़्फ़ुज़ में बहुत ही कारआमद होता है, यानी कि रोल प्ले अच्छी मिसाल हो जाएगी। तो अच्छी मिसाल कौन सी नहीं होगी, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि जब क्लास के बेशतर तलबा मादरी ज़बान बोल सकते हों तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन को उस्तादों के लिए जानना ज़रूरी है कि, यानी कि जब एक क्लासरूम में ज़्यादातर बच्चे मदर टंग बोल सकते हैं तो अदर लैंग्वेज यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उस ज़बान को पढ़ाने में तमाम जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। क्या नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या फिर तलबा सिखाए जाने वाले ज़बान नहीं सीख सकते, या तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, या फिर तलबा को अलहदा क्लासें दरकार हैं। तो दोस्तों, जब किसी भी क्लासरूम में बच्चे गैर मुल्की ज़बान की तदरीस हो रही है किसी भी क्लासरूम में, तो तलबा क्या कर रहे हैं, बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो है वो क्या है। अगला सवाल यह है कि लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इज़हार में दुश्वारी होती है, इसका मुमकिना हल। यानी कि जब बच्चा लिखता है तो उसका जो वोकैबलरी पावर है वो कम पड़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है लिखने की मशक़ के लिए ख़ुसूसी क्लासें की जाएँ, जिससे वक्फे वक्फे से लफ्ज़ों को इमला कराया जाए और मशक़ कराई जाए, या फिर तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए, और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए अल्फाज के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे, या फिर तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजूद तब्दील कराया जाए, या चंद अल्फाज उनके मानी देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लिखने में अल्फाज कम पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़नी चाहिए, और उस्ताद मुताले के दौरान उस्ताद से नए लफ्ज़ों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। फॉर्मली उनसे टीचर से पूछनी चाहिए जो नए लफ्ज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप कहानी पढ़ेंगे और नए नए लफ्ज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो लिखने के दौरान आपका वोकैबलरी कम नहीं होगा, आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज कम नहीं होगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो है वो पैसेज है। पैसेज के क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैसेज बहुत लंबा है। मैं आपको जो लॉन्ग पैसेज होते हैं, बड़े बड़े पैसेज, उनको हल करने का तरीका बताऊंगा कि आपको बड़े बड़े पैसेज को कैसे हल करना है। सीटेट में 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज पे मबनी होते हैं। तो पैसेज को हल करना मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा।